बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने NMD कैट का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपके सामने डिटेल आ रही है। हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं देखिए बेटा, सामने लिखा हुआ है सरफेस टेंशन हमने डिस्कस करना है, स्पेसिफिक हीट हम डिस्कस करेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन उसी में आ जाएगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम डिस्कस करेंगे जिसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन है, स्पेक्ट्रम जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की जाएगी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन जिसके 3 टाइप्स sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, कॉमन आयन इफेक्ट और बफर सॉल्यूशन के बारे में इस लेक्चर में हमने सारी बातें डिस्कस करनी है। तो बेटा सबसे पहले हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन नाम में ही डेफिनेशन है कि सरफेस पे, किस चीज की सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की टेंशन, आपस में एक फोर्स क्रिएट करना, एक टेंशन की हालत, एक लेयर क्रिएट कर लेना जिससे मजीद मॉलिक्यूल्स की जो इवेपोरेशन वगैरह से रोका जा सके, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। लेकिन इसे बहुत ज्यादा इवेपोरेशन पे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट लाजमी होता है। तो देखिए बेटा डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपैंड द सरफेस ऑफ द लिक्विड बाय यूनिट एरिया, कि वो एनर्जी, वो फोर्स जिसकी मदद से मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे एक्सपैंड किया जाए, वो एक एक्सपेंशन, एक टेंशन की हालत में आ जाए और वो मजीद जो है ना वो मॉलिक्यूल्स को अपनी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से रोक लें। कोहेसिव फोर्सेस बेटा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जो लिक्विड के अंदर है, सरफेस के नीचे है, उसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं उसको सरफेस के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ कोई मॉलिक्यूल नहीं। इसमें देखिए चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक टेंशन क्रिएट कर लेते हैं। तो आप इसकी दूसरी डेफिनेशन से बात को समझ सकते हैं कि किसी भी लिक्विड की वो टेंडेंसी कि वो अपने आप को श्रिंक कर ले मिनिमम सरफेस एरिया में। तो श्रिंक करने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगे, उनमें ज्यादा कोहेसिव फोर्सेस आ जाएंगी। कोहेसिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एडहेसिव होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ कंटेनर। तो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से श्रिंकिंग जो है, उस टेंडेंसी को हम जो है वो सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। इसका यूनिट बेटा न्यूटन पर मीटर है, क्योंकि आप इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं वो गैमा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला जाता है। तो फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन और लेंथ की जगह मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। और फोर्स को अगर आप जाउल में देखना चाहते हैं, जैसे फोर्स होती है वर्क पर डिस्टेंस, क्योंकि वर्क का जो फार्मूला आप पढ़ के आते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो ये डी अगर इधर आ जाए तो एफ की जगह पे डब्ल्यू बाई डी आ जाएगा। डब्ल्यू है जाउल, पर डिस्टेंस वो मीटर आ जाएगा उसका यूनिट, तो जाउल पर मीटर। वो अगर हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट करें तो ये भी मीटर है, तो जाउल पर मीटर तो वो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जाउल पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट है और न्यूटन पर मीटर भी इसका यूनिट है बेटा। मेथड जो यूज हो सकते हैं, स्टेलेग्मोमीटर मेथड है जिसकी मदद से हम जो है ना वो सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं। कैपिलरी मेथड है, कैपिलरी राइज मेथड होता है, उसके जरिए हम मेजर करते हैं। टॉर्शन मेथड है। ये वो मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम सरफेस टेंशन को मेजर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा इसी से रिलेटेड एमसीक्यू आपके सामने है स्क्रीन पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज आर यूज्ड टू मेजर द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। पहली ऑप्शन है टॉर्शन मेथड, दूसरी है द कैपिलरी मेथड, तीसरी स्टेलेग्मोमीटर मेथड और चौथी है ऑल ऑफ दीज। तो फिर ये सारे मेथड ही यूज होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डेल्टा ऑप्शन यानी ऑल ऑफ दीज। जी बेटा अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है हम इसको समझते हैं। किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम, कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है,
1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करना है, तो जितनी अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। अगर वो 1 मोल हो जाएगा तो वो मोलर जो है ना वो स्पेसिफिक हीट बन जाएगा। इसी तरह अगर वो हमारे पास सॉलिड है तो सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड को बॉयल करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, और अगर वो कोई सब्लिमेटिंग सॉलिड है तो सब्लिमेटिंग सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में ले जाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से उनके नाम बन जाएंगे। जैसे जो डेल्टा एच एफ है इसको हम बोलते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन डेल्टा एच एफ कहलाता है बेटा। ये 1 मोल सॉलिड को हमने कन्वर्ट करना है लिक्विड में, मेल्ट करना है, फ्यूज्ड करना है, दैट इज कॉल्ड एज, जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसमें, दैट इज कॉल्ड एज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है एक मोल लिक्विड को हमने वेपराइज करना है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड एज मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर कोई सब्लिमेटिंग सॉलिड है तो सब्लिमेटिंग सॉलिड को हमने डायरेक्ट कन्वर्ट करना है वेपर में, क्योंकि सब्लिमेटिंग सॉलिड वो होता है जो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होता, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन इक्वल होता है। यानी जैसे ही वो मेल्ट होकर लिक्विड में जाता है साथ ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, वो लिक्विड से वेपर में डायरेक्ट चेंज हो जाता है। तो सब्लिमेटिंग सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, अगर 1 मोल सॉलिड है उसे कन्वर्ट करने के लिए वेपर में जितनी हीट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इन सब केसेस में हमारे पास जो प्रेशर की अमाउंट होती है वो हमेशा फिक्स होती है। तो प्रेशर जो है वो हम सब में लिखेंगे कि एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब जो इससे रिलेटेड अगर हम एमसीक्यू डिस्कस करें तो बेटा देखें, पहला एमसीक्यू आपके सामने है। स्पेसिफिक हीट सिंबल सी इज द अमाउंट ऑफ हीट इन जाउल रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस 1 केल्विन। यानी वो जो अमाउंट ऑफ हीट है जो जाउल्स में रिक्वायर्ड होती है, आपने किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। आमतौर पे ये जाउल में ही मेजर की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज ग्रेटर स्पेसिफिक हीट। उसने ऑप्शन दी हुई है, कहता है कौन से एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। देखिए बेटा, पहली ऑप्शन एल्यूमिनियम है, फिर कार्बन ग्रेफाइट है, फिर कॉपर है और फिर गोल्ड है। बेटा यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, साइज है उसकी जो ना वो बॉन्डिंग होती है, बाइंडिंग कितनी ज्यादा है, चार्जेस उस पर कितने ज्यादा हैं, मेटल है नॉन मेटल है, और उस मेटल में उसका स्ट्रक्चर किस तरह की पैकिंग में है, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एल्यूमिनियम जो है हमारे पास ऑप्शन है, एल्यूमिनियम 4.18 के साथ नंबर 1 पे, कार्बन ग्रेफाइट की शक्ल में अगर होगा तो 0.709 इसकी स्पेसिफिक हीट होती है, कॉपर जो है वो 0.385 है और गोल्ड जो है वो 0.129 है। तो ये स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास एल्यूमिनियम की बन रही है। एल्यूमिनियम बेटा इसका आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट जो एमसीक्यू है बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेल्टा एच एफ जैसे मैंने अभी बता दिया, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ द सॉलिड व्हेन इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कि किसी भी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है कि वो 1 मोल जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच एफ या मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। फिर डेल्टा एच वी है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। Delta HS है थर्ड स्टेटमेंट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्लाइम टू गिव 1 मोल ऑफ वेपर एट इट्स पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि आपने 1 मोल सब्लिमेटिंग सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में चेंज करना है, उसके जो ना वो एट जो ना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड एज मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो कहते हैं विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ये सारी बातें ठीक है, तो डेल्टा आंसर होगा 1, 2 और 3 जी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बेटा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी के साथ रिलेटेड है। इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, इसने गोल्ड की बहुत बारीक
प्लेट पे शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। अल्फा पार्टिकल को चेक करने के लिए उसने जो उस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ जो है वो एक फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड की प्लेट जो है ना, कई बुक्स में लिखा हुआ कि उसको यूज किया। जिंक सल्फाइड पे अगर अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो वो एक फ्लोरिसेंस, एक जो है चमक पैदा करते हैं, और अगर फोटोग्राफिक प्लेट है तो उसके ऊपर स्पॉट बन जाते हैं। तो कुछ बुक्स में है कि 4000 है, कुछ बुक्स में 20,000 के अल्फा पार्टिकल उसने बम्बार्ड किए थे। उनमें से मैक्सिमम यहां पे स्पॉट्स नजर आए, इट मींस मैक्सिमम गोल्ड फॉल में से गुजर गए। तो उसने कंक्लूजन ये निकाला कि मेजर पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, एटम का मेजर पार्ट एम्प्टी है क्योंकि अल्फा पार्टिकल गुजर गए। उस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो 0.4 दफा 0 आता है, 0.00004, तो 0.00004 दफा 0 फिर 4 सेंटीमीटर थिन गोल्ड फॉइल थी। और फिर जब उसके ऊपर बम्बार्डमेंट हुई तो एटम्स का मेजर पार्ट खाली था, इसलिए वो अल्फा पार्टिकल गुजर गए। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बेंड हुए एट लार्ज एंगल्स और कुछ बाउंस बैक भी हुए। अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज था वो पॉजिटिव था, तो सामने वाली चीज है कि टकरा के एक बॉडी वापस आ रही है, अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है, तो इट मींस कि सामने वाली चीज भी पॉजिटिव है और सॉलिड है, ठोस है, जिसके ऊपर टकरा के वो बाउंस बैक हो रहा है। तो इससे ये नतीजा निकला कि एटम का जो मैस है, टोटल मैस, वो उसके सेंटर में लोकेटेड है, और सेंटर को लैटिन लैंग्वेज में न्यूक्लियस कहा जाता है, तो उसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। यहीं से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो उसने क्या किया जी, पूरे एटम का जो होल मैस है उसके सेंटर में लोकेटेड है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और एटम का जो स्ट्रक्चर है वो एक प्लेनेट लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे सोलर सिस्टम है हमारा के सेंटर में जो ना सूरज है उसके इर्द गिर्द प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने भी यही कहा कि जी एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस है जहां पे सारा मैस है, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं लाइक प्लैनेट्स। प्लेनेटरी मॉडल इसे कहा जाता है। अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं जी, कि रदरफोर्ड साहब ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मुसलसल एनर्जी रिलीज करता है, और उसके मुसलसल एनर्जी रिलीज करने की वजह से एक स्पेक्ट्रम जो है वो क्रिएट होता है, जिसे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी रिलीज कर रहा है, मान लिया जी, तो फिर अगर तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तो कुछ देर बाद रुक जाती है, लेकिन अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसका रेडियस डिक्रीज होता चला जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहा है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बना रहा है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपना रेडियस कम करता जाएगा, और एक वक्त आएगा कि वो न्यूक्लियस में आके फॉल कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए और स्ट्रक्चर ऑफ एटम कोलैप्स कर जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। इट मींस ये ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस या लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कोलैप्स नहीं करता, एटम का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है। तो ये जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। अब यहां इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एमसीक्यू आपके सामने है। Which of the following conclusions were drawn by Rutherford from his experiment? उसने अपने एक्सपेरिमेंट से कौन से कंक्लूजन निकाले? पहली ऑप्शन है he proposed planetary model for an atom, बिल्कुल ठीक है। Most of the part of an atom is empty, ये भी ठीक है। The whole mass of an atom lies in the nucleus of an atom, ये भी ठीक है। तो सारी बातें ठीक हुई। डेल्टा ऑप्शन all of these। जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक्चुअली स्पेक्ट्रम के बारे में पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कलर्स, ये स्पेक्ट्रम है। लेकिन जो कलर में नजर आ रहे हैं वो विजिबल रीजन में आते हैं। जो अगर हमें कलर नजर नहीं आते वो किस रीजन में है? वो हमारी आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन वो भी स्प्लिटिंग है। तो फिर प्रॉपर डेफिनेशन ये बनती है कि प्रिज्म में से गुजरने के बाद डिफरेंट वेवलेंथ में लाइट का डिवाइड हो जाना स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे हम याद करते हैं कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स हैं, तो इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है।
वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है 450 नैनोमीटर और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तकरीबन 750 नैनोमीटर। तो डिफरेंट वेवलेंथ में व्हाइट लाइट का टूट जाना, डिवाइड हो जाना, दैट इज कॉल्ड ए स्पेक्ट्रम। अब इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बल्क ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी है, मैटर ज्यादा है उसके ऊपर लाइट पड़ती है, हर एटम अपने अपने लिहाज से जो है ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है। सारे जब एनर्जीज एमिट होती हैं तो मिक्सचर ऑफ एनर्जीज की वजह से वो एक कलर जो है ना मिक्स हो जाते हैं, जिनमें कलर में कोई बाउंड्रीज मार्क नहीं होती, सारे कलर एक दूसरे में मर्ज हुए होते हैं। लेकिन जो डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है इसमें लाइंस बनती हैं, इसमें डार्क फ्रिंजेस आती हैं, स्पेसिंग आती है, इसलिए हम उसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि ये एक एटम की प्रॉपर्टी होती है। अब इसकी आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन दो मेजर टाइप्स हैं। मैं इनको बच्चों को समझाने के लिए कहता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के फोटोग्राफिक नेगेटिव हैं। जैसे अगर आप अपनी पिक खिंचवाते हैं तो उसका अगर नेगेटिव आप हासिल करें तो जो भी आपने फर्ज करें जी आपने कोई कपड़े से पहने जो ब्लैकिश हैं तो वो उसके नेगेटिव में व्हाइट दिखाई देंगे, ऐसा ही इसमें है। एटॉमिक एमिशन में क्या होता है कि आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, हीट करने पे उसके एटम एक्साइट होते हैं और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब एमिट करते हैं एक्साइटेड फॉर्म में वो स्पेक्ट्रम हमारे पास आता है, दैट इज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें सब्सटेंस को हीट किया जाता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इसमें हमेशा डार्क बैकग्राउंड होगी और उसमें ब्राइट लाइट जो है ना ब्राइट लाइंस नजर आएंगी हमें, यानी डार्क बैकग्राउंड और ब्राइट लाइंस, ये एटॉमिक एमिशन में होगा। और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, हम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लाइट फेंकेंगे, उसके एटम्स लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइट होंगे, डी एक्साइट होंगे, वो दोबारा से कलर्स एमिट करेंगे, इसमें जो बैकग्राउंड होगी वो ब्राइट होगी और उसमें डार्क लाइंस आएंगे। तो देखें एटॉमिक एमिशन में डार्क बैकग्राउंड थी, उसमें ब्राइट बैकग्राउंड, एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, इधर ब्राइट लाइंस उधर डार्क लाइंस थी। तो ये इस तरह से इसको डिस्कस किया जाता है। अब इससे आगे हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन को जब सबसे पहले देखा गया तो एक जो ना वो थिक ब्लू लाइन थी, जब उस थिक ब्लू लाइन पे मजीद तहकीक की गई तो पता चला कि ये बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन से मिलकर बना हुआ है और वो स्पेक्ट्रल लाइन डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की और उन्होंने उनको नाम दिए अपने नामों के लिहाज से। तो सबसे पहली लाइमन सीरीज है, फिर बाल्मर सीरीज है, फिर पेस्टन सीरीज है, ब्रैकेट है, पीफंड सीरीज है। इनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, वहां से एक्साइट होता है, ऊपर किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो वहां जाके उसने वापस डी एक्साइट भी होना है। जब वो वापस आएगा, अगर वो पहले से एक्साइट हुआ है, फर्स्ट में ही आके दोबारा से पहुंच जाता है, तो जितनी वो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन छोड़ता है वो लाइमन सीरीज कहलाती हैं और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती हैं। इसी तरह अगर सेकंड शेल से सेकंड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट होता है तो वो भी एक सीरीज एमिट करेगा जिसको बाल्मर ने जो ना वो डिस्कवर किया, तो उसके नाम पे बाल्मर सीरीज, और ये विजिबल रीजन में लाई करता है। इसी तरह अगर थर्ड जो ना एनर्जी लेवल से एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं तो वो पेस्टन सीरीज बनाते हैं, ये आईआर रीजन में, जिसको हम नियर आईआर भी कहते हैं। इसी तरह जो फोर्थ से एक्साइट और डी एक्साइट होता है वो जो हमारे पास ब्रैकेट सीरीज कहलाता है और वो ब्रैकेट सीरीज जो है वो अगेन जो है ना वो आईआर रीजन में आती है, लेकिन ये मिड आईआर रीजन कहलाता है। और लास्ट वाली जो है जो फिफ्थ से एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं वो पी फंड सीरीज कहलाते हैं और इस केस में भी हमारे पास जो है ना वो आईआर रीजन में ही जो है ना वो तमाम स्पेक्ट्रल लाइन लाई करती हैं। अब ये तो इनके रीजन भी हो गए, इनके शेल भी पता चल गए। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसे रिक्वायर्ड होगी एक्साइट करने के लिए, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा यानी फर्स्ट शेल से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास लाइमन सीरीज है वहां से जो लाइमन सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होंगी, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट थी वो न्यूक्लियस के सबसे करीब था, तो इसलिए वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है। और उसके बाद विजिबल है, फिर आईआर है। तो अल्ट्रावायलेट से जब आईआर की तरफ आते हैं तो एनर्जी लेवल जो एनर्जी कम होती चली जाती है। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखिए बेटा, क्वेश्चन है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
द लीस्ट एनर्जेटिक ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन, क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सबसे लेस एनर्जी वाली ट्रांजिशंस हैं वो किस इलेक्ट्रॉन के लिए होंगी, किस सीरीज के लिए होंगी? पहले ऑप्शन है लाइमन सीरीज, दूसरी है ब्रैकेट सीरीज, तीसरी पैस्टन सीरीज और चौथी पीफर्न सीरीज। तो पीफर्न सीरीज में इलेक्ट्रॉन पांचवें से एक्साइट और डी एक्साइट होता है, तो इसमें सबसे लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और यही लेस एनर्जेटिक होंगी, तो डेल्टा बेटा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एटॉमिक एमिशन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के वाले से क्वेश्चन है, अ बैंड ऑफ द वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्पर्शन ऑफ द रेडिएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम एंड इनविजिबल स्पेक्ट्रम। There are two types of visible spectra, atomic emission and atomic absorption. Which of the following statement is not matched correctly for these atomic spectra? पहली जो बात है वो atomic emission के लिए है, पहले हम उसके ऑप्शन पढ़ते हैं। It is formed when the substance is in the excited state, ये मैंने अभी बोला था, ठीक है जी। उधर atomic absorption के लिए लिखा हुआ है कि it is formed when the substance is in the unexcited form, ठीक हो गया। बीटा ऑप्शन बेटा, it is produced when the substance रीच द गैशियस और वेपर स्टेट आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी, जब हम उसे हीट करते हैं तो वो लिक्विड या गैशियस स्टेट में जब जाता है, वेपर फेज में जब जाता है, तब जो है ना वो ये प्रोड्यूस होती है। और जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है ये प्रोड्यूस बाय गैसेस और ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो है ना, ये सॉलिड जो है ना ये प्रोड्यूस करते हैं, ये भी ठीक हो गया क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब करनी होती। चार्ली ऑप्शन जो है, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस इन अ वाइट बैकग्राउंड, ये मैंने बता दिया था कि एटॉमिक एमिशन में बैकग्राउंड डार्क होती है और ब्राइट लाइंस होती हैं, लेकिन यहां पे लिखा हुआ इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस एंड वाइट बैकग्राउंड, तो यहां पे बैकग्राउंड है वो ब्लैक होती है, डार्क होती है, यहां पे व्हाइट लिखा हुआ है, तो ये वाली बात एटॉमिक एमिशन के लिए गलत हो गई। और उधर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ कलर्ड लाइंस इन अ ब्लैक बैकग्राउंड, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में हमेशा ब्राइट बैकग्राउंड होती है, तो ये चार्ली ऑप्शन इनकरेक्ट होगी बेटा। और डेल्टा ऑप्शन है इट इज एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट, ठीक है, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन लिखा है इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट, ये भी ठीक है। तो इस एमसीक्यू का आंसर चार्ली ऑप्शन हो गया जो कि इनकरेक्ट है, मैच नहीं कर रहा जी बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है ये कहती है कि कोई भी चीज दुनिया में मुसलसल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, रिलीज भी नहीं कर सकती। हर बॉडी दुनिया में जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी वो इन डिसकंटिन्यूअस मैनर करेगी, और वो इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स होगी, जिन्हें क्वांटा कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है, एनर्जी कॉर्पस्कल्स कहा जाता है। उस फोटोन की जो एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से शो किया जाता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें तो प्लांक्स कांस्टेंट आ जाता है h। अगर हम जो कि हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एक रिलेशन है, v वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, तो वेलोसिटी की जगह पे अगर हम जो ना वो c लिख लें, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ, तो वैसे के वैसे आ गया, फ्रीक्वेंसी की जगह न्यू लिख लिया, न्यू इधर ही रहने दें, लैम्डा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो c बाय लैम्डा, यहां पे न्यू की जगह c बाय लैम्डा लिखें तो एक और रिलेशन बन गया। इसी तरह बेटा वेव नंबर जो है वो 1 ओवर लैम्डा के बराबर होता है। वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, तो 1 ओवर लैम्डा की जगह पे न्यू बार लिख सकते हैं, ये भी एक रिलेशन बन जाता है। अब इस रिलेशन, ये जो रिलेशन मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन रिलेशन से रिलेटेड एक एमसीक्यू है जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा एमसीक्यू आपके सामने है, देखें जी। वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट एमिटेड बाय अ सर्टेन सोर्स इज 500 एंगस्ट्रॉम, द वेव नंबर विल बी, बेटा वेवलेंथ उसने दे दिया हमें जो कि 500 एंगस्ट्रॉम है, और हमसे वेव नंबर पूछ रहा है। तो देखें वेव नंबर 1 ओवर लैम्डा के बराबर अभी मैंने बताया। अब ये वैल्यू हमें दी गई है 500 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, मीटर। अब ये 1 ओवर मीटर है तो पर मीटर एंड पे हम यूनिट लिख लेंगे। ये 10 की पावर जो -10 है ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, अब जो 500 है उसको मैं लिख लेता हूं 5 इंटू 100, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2,
तो ये 10 की पावर 2 पर आके 10 की पावर 10 में से माइनस हो जाएगी, तो बाकी बच जाएगा 10 की पावर 8। अब एक तो 1/5 बच गया है, मैं इसको लहदा लहदा लिख लेता हूं। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, 7 पर मीटर आ जाएगा। 1/5 जो है बेटा वो 1 जो है हमारे पास 0.2 बनता है, और 10⁸ हमारे पास आ गया। तो अगर मैं पॉइंट को 2 के बाद लेके जाता हूं तो पावर में एक माइनस हो जाएगा, वो 8 से 7 पे आ जाएगा। तो हमारे पास जो वेव नंबर बना बेटा वो 2 इंटू 10⁻7 पर मीटर। अब जी हमारे पास जो यहां पे ऑप्शन है 2 इंटू 10⁻³ पर मीटर, इसी तरह से 2 इंटू 10⁻7 पर मीटर, फिर चार्ली ऑप्शन है 200 नैनोमीटर, नैनो पर मीटर लिखा हुआ है, और डेल्टा ऑप्शन है 200 इंटू 10⁻7 पर मीटर। तो इसका आंसर बनता है बीटा ऑप्शन 2 इंटू 10⁻7 पर मीटर। जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक शॉर्टकट आपने याद करना है, और वो क्या है कि आप किसी भी एटम के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। प्लस लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज। ऑन सेंट्रल एटम। अगर इसका आंसर 4 आ जाता है तो sp3, अगर इसका आंसर 3 आ जाए तो sp2, अगर इसका आंसर 2 आ जाए तो sp। अब यहां पे आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, उनके हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। देखें जी, CH4 कार्बन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन के जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो 4 हैं, कोई लॉन पेयर नहीं है। हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड, ये आंसर आ गया जी sp3। इस केस में जिसमें कोई लॉन पेयर नहीं आता, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और sp3 में ये टेट्राहेड्रल शेप होगी जिसका एंगल होता है 109.5। कोई लॉन पेयर नहीं है, लेकिन जब लॉन पेयर आता है तो लॉन पेयर और बॉन्ड एंगल एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में। जितने लॉन पेयर बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। अभी कोई लॉन पेयर नहीं है, बॉन्ड एंगल 109.5 है। दोबारा देखें जी, हमारे पास यहां लिख रहा हूं मैं, अमोनिया लिखा है मैंने। अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर। लॉन पेयर को 1 डिजिट कंसीडर करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर 1 डिजिट। लॉन पेयर 1 2 3 और 4, इसका आंसर भी 4 आ रहा है, ये भी sp3 है। लेकिन लॉन पेयर की वजह से इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल पायरामिडल हो जाएगी, ट्राइगोनल पायरामिडल, और इसका एंगल लॉन पेयर की वजह से मजीद कम हो जाएगा, 109 से कम होकर 107.5 पे आ जाता है। नेक्स्ट, वाटर। वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 2 लॉन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, आंसर टोटल 4 बनता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, लेकिन 2 लॉन पेयर की वजह से इसका जो एंगल है 104.5, और जो शेप है वो एंगुलर वी शेप या बेंट शेप कहलाती है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए था। इसी तरह sp2 के लिए है, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल के सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें, अगर वो 3 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, जैसे BF3 में आता है,
BF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड पे जो है ना वो हमारे पास ये आंसर बना sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका बॉन्ड एंगल 120 होगा। लेकिन अगर कोई लॉन पेयर आ जाए जैसे SO2 में होता है, SO2 में पाई बॉन्ड भी आ रहे हैं लेकिन हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लॉन पेयर है, टोटल आंसर है 3 पे sp2, लेकिन लॉन पेयर की वजह से शेप एंगुलर हो जाएगी और एंगल लेस देन 120, ये sp2 की टाइप्स हो गई। और sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 सिग्मा बॉन्ड अगर कोई एटम बनाता है जैसे HgCl2 है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लॉन पेयर नहीं है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180। ये था कॉन्सेप्ट बेटा हाइब्रिडाइजेशन का, और उसके रिलेटेड जो भी एग्जांपल थी वो सारे हमने डिस्कस कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि जब आप किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में आयनाइज होता है, जो चीज वाटर में आयनाइज होगी, आयंस में चेंज होगी, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाती है। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड जो ना वाटर में आयोनाइज हुआ, हमने देखा कि सोडियम और क्लोराइड आयन बन गए, हमने उसी सोल्यूशन में एक और इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। अब HCl सेकंड इलेक्ट्रोलाइट है और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। ये भी आयंस में चेंज होगा, हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन जो है वो सोल्यूशन में ज्यादा हो जाएंगे। अब ली शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे किसी भी तरीके से, कंसंट्रेशन ऐड करके, प्रेशर के जरिए, वॉल्यूम के जरिए, टेम्परेचर के जरिए या कैटालिस्ट के जरिए, तब सिस्टम अपने आप को ऐसी डायरेक्शन में मूव करता है, या फॉरवर्ड जाता है या बैकवर्ड आता है, ताकि वो उस इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस को नलीफाई कर सके। तो यहां पे सोडियम क्लोराइड वाटर में आयोनाइज हुआ था, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश था, हमने एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, HCl ऐड कर दिया, क्लोराइड आयन बढ़ गए, क्लोराइड आयन कॉमन हो गए। अब कॉमन आयन होने से उनकी क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई प्रोडक्ट वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे फिर क्या होगा, ये दोनों क्लोरीन सोडियम से मिलेंगे, ये हाइड्रोजन से क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि HCl एक अच्छा एसिड है, एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट मीन जो ज्यादा आयोनाइज होता है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक जल्दी क्लोरीन ने हाइड्रोजन छोड़ा क्योंकि वो एक अच्छा एसिड था, तो दोबारा तो क्लोरीन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर वो उसके साथ मिलेगा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था पहले ही, तो दोनों क्लोरीन सोडियम से मिलेंगे, पहले वाला रिएक्शन वापस आ जाएगा और हम ये कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड की आयोनाइजेशन सुप्रेस हो गई है, यानी डिक्रीज हो गई है। तो कॉमन आयन इफेक्ट में पहली चीज कि वर्ड इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, कोई एसिड बेस वर्ड यूज नहीं होता, सॉल्ट यूज नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी आपने सेकंड इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है वो हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड आता है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है, यह है कॉन्सेप्ट कॉमन आयन का। तो हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को मजीद सुप्रेस कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लास्ट टॉपिक है बेटा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन है कि ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है, एनी सॉल्यूशन विच रेजिस्ट इन द चेंज इन पीएच। कब? जब आप उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना चाहते हैं, या उसे ज्यादा देर तक रखना चाहते हैं, फॉर केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, या आप उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करते हैं। इन तीनों चीजों की वजह से पीएच चेंज होती है। लेकिन बफर सॉल्यूशन ऐसा है जो उस पीएच को चेंज नहीं होने देता, जो रेजिस्ट करता है। इसकी दो मेजर टाइप्स होती हैं बेटा, एक एसिडिक बफर होता है और एक बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर क्या होता है? ये हमेशा वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बनता है, और बेसिक बफर हमेशा वीक बेस और उसके सॉल्ट से बनता है। जैसे आपके पास है जी एसिटिक एसिड, ये एक वीक एसिड है, आप इसका सॉल्ट बनाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, आप इसको एक अलग कंटेनर में लेके NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाएंगे, उसके साथ इसका सॉल्ट बन जाएगा। वो सॉल्ट आप इसके साथ ऐड कर दें तो ये बन जाएगा एसिडिक बफर। इसी तरह अगर आपके पास एक वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आप इसे कंटेनर में रखें, फिर एक दूसरे कंटेनर में लेदर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड लें, उसमें HCl डाल दें, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से बेस एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बनेगा, वो सॉल्ट बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। वो आप इसमें पहले वाले कंटेनर में जहां पर सिर्फ बेस पड़ी हुई है वीक बेस, उसमें ऐड कर दें तो ये बेसिक बफर बन जाएगा। ये बन गए एसिडिक और बेसिक बफर।
अब हमने अगर बफर की पीएच कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन है। वो क्या है बेटा, यहां पे लिख रहा हूं, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। तो आप किसी भी पीएच का बफर बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अगर आप सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, जैसे यहां पे सॉल्ट है, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, ज्यादा पीएच का बफर बन जाएगा। और अगर आप एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो एसिड बढ़ाने से पीएच कम होगी, पीएच कम होती चली जाएगी। तो आप किसी भी जो है ना वो पीएच का बफर बना सकते हैं कि आपने जिस चीज में उसे ऐड करना है, आपने उसे ऑरेंज जूस में ऐड करना है तो ऑरेंज जूस की पीएच 7 से कम है तो फिर उसमें वो चीज ऐड हो जाएगी। आप उसे किसी बेसिक सोल्यूशन में ऐड करना चाह रहे हैं बफर को, तो उसकी पीएच 7 से ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। ये था बड़ा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।